अगर आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट वन, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू टेक फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन नॉलेज. Indian higher education institutions are making fundamental contribution in very large area of knowledge by publishing a large number of research articles. Both of the statements are true, right? तो इसमें वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट. इसमें रीजनिंग एसोसिएशन का क्वेश्चन नहीं था. इसमें अगर हम बात करें कि हाँ रिसर्च का पर्पस क्या है, आपकी फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉलेज में. देखा हमने फंडामेंटल रिसर्च से स्टार्ट करा था, थ्योरी एक्सप्लेनेशन बेस बनाना. और अगर हम बात करें फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, बाय पब्लिशिंग एन लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल. जितने रिसर्चेज होंगे, जितने आर्टिकल्स पब्लिश करे जाएंगे, उतने ही कंट्रीब्यूशन करा जाएगा इन द नॉलेज. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच दिस टॉक्स अबाउट लिस्ट वन वेरिएबल्स एंड लिस्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो हमारे डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट. जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल और डिस्क्रीट. इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको. राइट, लेट सपोज एक प्लांट है. एग्जांपल ले लेते हैं हम प्लांट का, ठीक है. प्लांट ग्रो कर रहा है एक एनवायरनमेंट में, तो हम टेस्ट करना चाहते हैं सॉल्ट टॉलरेंस, वो कितना सॉल्ट टॉलरेट कर सकता है. ओके, तो प्लांट क्या है हमारा, कांस्टेंट है. प्लांट क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट. प्लांट हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट. ओके, और इसके बाद जो हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉस को, जो रिप्रेजेंट करता है कॉस को, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट. अब एग्जांपल में प्लांट के अगर हम सॉल्ट टॉलरेंस को टेस्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे, बिकॉज इसको आप चेंज करते रहोगे. लेट्स मैंने आज 100 ml ऑफ वाटर में कुछ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला, तो मैं उसके बाद प्रोग्रेस देख रहा हूँ कि सॉल्ट की ग्रोथ कैसे हो रही है नहीं हो रही है, कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है. तो मेरा जो सॉल्ट है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, तो इसको अगर हम बात करें द वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड, तो उसमें आता है इंडिपेंडेंट कैटेगरी में. ओके, एंड द वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड, राइट, तो ये इसमें आ जाएगा इंडिपेंडेंट में. कंट्रोल की अगर हम बात करें, कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट. तो कंट्रोल वेरिएबल की अगर हम इसी एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड मैं पहले एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूं. आई होप दिस इज विजिबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होगा सॉल्ट. कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, अगर हम एक उसी एग्जांपल में बात करें, तो जो रूम टेम्परेचर है जिसमें हमारा जो प्लांट है, उसमें रूम टेम्परेचर क्या है, कितना वाटर डाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल. ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. डिस्क्रीट को क्या होता है, डिस्क्रीट जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर काउंटेबल. बेसिकली काउंटेबल इनको हम काउंट कर सकते हैं. तो और इसका बेस्ट क्या होगा, इसको दैट दीज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल दैट इज इफेक्टिव. सॉरी, तो मैंने ना यहाँ पे एक मिसप्लेसमेंट कर दी, माय बैड. ओके, एग्जाम्पल सही बताया मैंने आपको. जैसे प्लांट की अगर हमने बात करी, प्लांट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. उसमें जितना हम सॉल्ट डालते रह रहे हैं, उसमें इफेक्ट ला रहे हैं, वो एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. कितना सॉल्ट टॉलरेट कर सकता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, आप कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज कर रहे हो, कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट डाल रहे हो, रूम टेम्परेचर क्या है. ओके, डिस्क्रीट क्या है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते इनटू सब पार्ट्स. राइट, जैसे अगर मैं किसी को, लेट सपोज हम एज अ टीचर, मैं स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ दैट दिस इज माय रिसर्च सब्जेक्ट, तो मैं स्टूडेंट को आधे पार्ट में और डिवाइड नहीं कर सकता ना, उसको डिवाइड नहीं कर सकता इनटू सब पार्ट, सो उनको हम वेरिएबल बोले. तो राइट आंसर वुड बी ए का थर्ड, बी का फोर, डिपेंडेंट द वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड द प्लांट. वो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होता. कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट एंड डिस्क्रीट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप दिस इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो एग्जांपल को याद कर लेना, इसको हम आगे भी रिपीट करते रहेंगे जिससे आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम ना आए. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following research format focuses on hypothesis testing and journalization? Okay, important question है काफी, थोड़ा ट्रिकी भी है.
तो इसका राइट आंसर क्या है उसको आपको बताना है। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स जिसमें आप थोड़ी अपनी तरफ से भी फोकस करो, अपनी तरफ से भी थोड़े एफर्ट्स डालो। ओके सो टाइम्स अप, ठीक है, टाइम अप हो चुका है। अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा फोकस करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन पे, उसका राइट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, वो प्लांट का एग्जांपल जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं कि वो कितना सॉल्ट टॉलरेट कर सकता है, अ पर्टिकुलर प्लांट। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करा जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट विच हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। एक इवेंट है वो ऑलरेडी अकर कर चुका है। नाउ वी आर डिकोडिंग द रीजंस बिहाइंड इट, डिकोडिंग द रीजन बिहाइंड। लेट सपोज अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, एक स्टूडेंट मुझे कॉलेज में मिल रहा है, इफ आई एम interacting with that student in college, if he is behaving in a particular way, now वो उसकी पर्सनालिटी है, the way he is behaving, now the way he is interacting in the class, so that is now his personality। अगर मुझे जानना है कि हाउ हिज पर्सनालिटी केम टू बिकम लाइक दैट, तो मुझे उसके पुराने रीजंस को डिकोड करना पड़ेगा। मुझे जानना पड़ेगा कि क्या क्या उसकी लाइफ में मेजर हैपनिंग्स हुई, मेजर इवेंट्स अकर हुए। उसके बाद आई विल एबल टू रीच कि हाँ दैट इज वाई ही इज एक्टिंग लाइक दिस, राइट। तो मतलब ये एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसके बाद वी आर डिकोडिंग what is the reason and why is this particular object, is this particular individual acting like that। okay, तो आपका राइट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसमें क्या है, देखो ये सारे के सारे आपके फीचर होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, एम्पेरिकल मेथड। अब इसमें क्या है, एक मेन फीचर क्या है, देखो डेटा एनालिसिस पता है किसमें होता है, ये होता है हमारे क्वांटिटेटिव में, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपका डेटा एनालिसिस होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपका रिसर्च टेक्निक ही क्वांटिटेटिव पे है, क्वांटिटेटिव पे फोकस कर रहे हो, तो डेटा एनालिसिस होता है। पॉजिटिव असम्पशन, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव असम्पशन का मतलब पता है क्या होता है कि जो जर्नली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब जितनी भी रिसर्चेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, सारे के सारे सही हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ना, वो उसको इग्नोर करता है, इग्नोर करता है किस चीज़ को, जो भी रिसर्च कंडक्ट हो चुकी है, जो भी फाइंडिंग्स आ चुकी है, वो सब की सब सही नहीं हो सकती, राइट। जैसे मैंने आपको आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया, तो न्यूटन ने जो ग्रेविटी के लॉ बताए, न्यूटन ने जो ग्रेविटी के बारे में बताया कि हाउ ग्रेविटी एक्ट, हाउ ग्रेविटी बिहेव्स, राइट। तो आइंस्टाइन ने उसको चैलेंज करा, चैलेंज करा तभी तो जाके ही कुड डेवलप एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपको एक पॉजिटिव असम्पशन, बिकॉज ही वर्कड अपॉन क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव पे नहीं फोकस करा था, पॉजिटिव विजिट असम्पशन पे फोकस करा। ग्रेविटी की न्यू न्यू लॉस बताया, बताया कि स्पेस इन टाइम इफेक्ट ग्रेविटी। तो राइट, दिस इज द मेन वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सो आई विल गिव यू सम टाइम टू एक्चुअली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपनी तरफ से भी आपको थोड़ा अटेम्प्ट करना है। गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर, बिकॉज आपको रिसर्च लिटरेचर आगे बनाना ही होगा जब वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, रिसर्च प्रपोजल बनाने होंगे, रिव्यू करने पड़ेंगे काफ़ी लिटरेचर। सो आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, so your time is up now। A good review of research literature aims at subjective analysis of the content, provide information about the authors and their affiliations, okay, generate research questions and validating those questions। This is very very important। अगर हम एक रिसर्च लिटरेचर की, अगर एक गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर की बात करें, तो आपको एक रिसर्च क्वेश्चन जो उससे जनरेट करे जा रहे हैं उन, और जो आप रिसर्च क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
वो मतलब एज इन दिस इज लाइक अ पार्ट, ये एक पार्ट है, पार्ट 1, ठीक है। पूरा एक कंप्लीट कब होता है, जब आप वैलिडेट करा लेते हो उन क्वेश्चंस को, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, उनको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से वो लग रहा है वो क्वेश्चंस, लेट सपोज मैं पहली बार जब रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर रहा था, सो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, राइट। तो जब आप पहली बार रीड करते हो ना, तो आपके जो मन में क्वेश्चन आते हैं, दोज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड सर्टेनली दोज आर एक्चुअली बीइंग आंसर्ड। तो आपको लगता है कि यू हैव फाउंडेड समथिंग, राइट, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो होता क्या है, वंस यू ट्राई रीड इन मल्टीपल टाइम्स, आप बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो, then you can figure it out, okay, this is how you have to generate a research question, this and that can and that may or may not be validated, because एक research question generate करने के लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, and then you have to think a lot to validate those questions, okay। तो ये हमारा एक good review of research literature aim करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, जो मैंने आपको बताया था एच नॉट बोलते हैं, इन हिज और हर रिसर्च, व्हाट इम्प्लीकेशन विल इट कैरी फॉर हिज और हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस। तो मैंने आपको अभी पूरा का पूरा हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है। तो आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट, बिकॉज ये क्वेश्चन गलत मत करना, अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। A researcher fails to reject the null hypothesis, मतलब अगर null hypothesis को reject नहीं कर पा रहा, fail to reject मतलब null hypothesis जो उसने जो assume करी जा रही है वो ऑलरेडी सही है, तो इसमें वो क्या करेगा अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस में। तो वो अपनी जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है ना, उसका जो एक सेकेंडरी नाम होता है, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जो सेकेंडरी नेम होता है उसका, उसको हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसमें अगर आपकी नल हाइपोथेसिस सही है, तो आप अपनी रिजेक्ट कर दोगे रिसर्च हाइपोथेसिस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप एवरीवन गॉट दिस राइट, बिकॉज मैंने कंसेप्ट अभी क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया। When result obtained in a research study can be extended to a group larger than sample outside the context of study, it is called। अब जैसे मैंने आपको सैम्पल साइज बताया था 20 to 40 years, दिल्ली पॉपुलेशन, ठीक है। बट हुआ क्या, जब मैंने रिसर्च कंडक्ट करी, आई एक्सपैंडेड इट टू ऑल लाइक 20 to 80, मैंने एज कैटेगरी एज ग्रुप ज़्यादा बढ़ा दी। तो इसमें क्या है, लार्जर देन सैम्पल साइज मैं उसमें एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, आपको एक एक्सटर्नल वैलिडिटी मिल जाती है, जो आपने काम करा है that is not only valid to the sample that you have taken from the sample that you have drawn, but that is also valid and true for uh, the sample that is outside of your research purview, ठीक है, जिसको आप नहीं देख रहे थे, ठीक है, ग्रुप लार्जर देन योर सैम्पल, ओके। तो मैंने इसको जैसे बताया कि 20 to 80 years करके, इवन देन मेरा रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड, ओके। इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। In a thesis, format and style of referencing have been inappropriate followed. This is an example of, आपकी जो थीसिस लिखते हो उसमें आपने फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हैव बीन इनएप्रोप्रिएटली फॉलोड, आपको गिवन है कि वो गलत तरीके से फॉलो करी है। इसको एग्जांपल क्या बोला जाएगा, टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर, अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ द रिसर्च नहीं, इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू राइट अ थीसिस नहीं, आपने फॉर्मेट एंड स्टाइल में ही तो प्रॉब्लम करा है, आपकी थीसिस सही हो सकती है। लैक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर टू राइट अ थीसिस में भी नहीं, क्योंकि आपको थीसिस लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं कि कमिटमेंट में आपकी लैक है। टेक्निकल लैब्स है आपका, ठीक है, आपका टेक्निकल लैब्स है, आपकी तरफ से थोड़ा एरर आ गया, आपने जो चीज़ आपको सही करनी थी वहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग और स्टाइल में दिक्कत करी, तो आपकी टेक्निकल इशू आ गया, तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैब्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्च। नाउ टू द 19th क्वेश्चन, a university department planned to undertake a study wherein attitude, value, and biases of teachers and studies are to be probed with an eye of disclosing their patterns of adjustment. Which type of research method will be considered appropriate in this context? आपको बहुत सारे रिसर्च टाइप दे रखे, आपको बताना है कि कौन सा मेथड इसमें सही होगा। एक यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट है, वो प्लान कर रहा है स्टडी को अंडरटेक करना, जहाँ पे वो एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बायसेस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट को प्रॉप करेगा, देखेगा विद एन आई ऑफ डिस्क्लोजिंग देयर पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है।
अब जो मैंने आपको बताया था केस स्टडी में, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, ना कि पूरी यूनिवर्सिटी की। लिमिटेड पार्टिसिपेंट से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो हमारा केस स्टडी मेथड तो होगा ही होगा। अब आपने देखा कि सेकेंड ऑप्शन कहाँ कहाँ पे, तीन जगह, तो सेकेंड ऑप्शन के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे कि सेकेंड ऑप्शन तो सही है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें आप एक्सपेरिमेंट तो कुछ कर नहीं रहे हो, राइट। हमारा हिस्टोरिकल मेथड, आप हिस्टोरिकल रेफरेंसेस तो नहीं देख रहे हो। एथनोग्राफिक मेथड यूज करा जाता है जब आप कल्चरल कल्चर स्टडी करते हो, जब आप कल्चर स्टडी करते हो ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट। हम पर्टिकुलर कल्चर स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट, तो हम एथनोग्राफिक स्टडी यूज करते हैं, एथनोग्राफिक का मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे केस स्टडी मेथड और एथनोग्राफिक मेथड यूज होगा, बिकॉज क्लासरूम जो हमारा डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर्टिकुलर एनवायरमेंट है, तो वहाँ पे हम कल्चर की देखना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बायसेस। ये गिवन है क्वेश्चन में, और यहीं से आपका गिव अवे मिलता है ऑफ द राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड एंड फोर्थ, हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 20th question. In a research problem studying the effect of teaching methods on the scholastic achievement of boys and girls in terms of their socio-economic background, which can be designated as independent variable. मैंने independent variable के बारे में आपको वो एग्जांपल बताया था जिसमें प्लांट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था सॉल्ट टॉलरेंस के बारे में हमें पढ़ना, जो हम वाटर में सॉल्ट डाल रहे थे उसको हम चेंज करते रहते हैं, राइट। तो वो चेंज होता रहता है, जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, विच कैन बी डेजिग्नेटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको ऑप्शन दे रखे, इसी स्टेटमेंट से थ्रू आपको बताना है। आई गिव यू 30 सेकेंड सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट, एंड आप अपनी तरफ से बता सको कि क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो आपको सिंपल सा ही समझ में आना चाहिए कि यार टीचिंग मेथड्स चेंज हो सकते हैं। हमने पहले भी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि टीचिंग मेथड चेंज हो सकते हैं, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ऑन बॉय ऑफ गर्ल, वो तो सेम रहेगा, हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी सेम ही रहेगा, उनका चेंज नहीं होता रहेगा, आप एकदम अमीर गरीब नहीं कर दोगे उनको, ठीक है। तो स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, जेंडर भी आप चेंज नहीं कर सकते, बॉय एंड गर्ल तो है वही है उनके जो पर्टिकुलर जेंडर है। टीचिंग मेथड्स को आप चेंज कर सकते हो, दिस इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज इन आर हैंड टू कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं ऑफ योर यूनिट 2। Now, as I said, there is an surprise and an important announcement for you and all. So, as I said, if you want to ensure that your preparation is going in the right direction, what you have to do is download UGC Net Essential, claim your free ebook on Research Aptitude Unit 2 by WhatsApp on this number, by sending a text on WhatsApp on this number 9873907600, right? All you have to do is simply do a WhatsApp text, एंड आपको फ्री बुक मिल जाएगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनकी अभी प्रिपरेशन काफ़ी कमज़ोर है, चल रही है, उन्हें नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। क्लेम करने के लिए सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट करना है, देन यू कैन ईजिली गेट योर ई बुक, वहाँ से आपका सब सॉर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ if you are new to the channel, make sure that you like the video, because you know all this video coming up with 20 previous year questions of the recent time, that takes a lot, and we want that you also participate। like करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को भी पता चलेगा, यू नो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कमेंट ज़रूर करना है अपना स्कोर, राइट। आउट ऑफ 20 हाउ मच यू स्कोर, राइट। तो 20 में से आपने कितना स्कोर करा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, आई टेल यू वाई, बिकॉज फर्स्टली एक तो हमें पता चलता रहेगा दैट व्हाट द डायरेक्शन दैट वी आर इन हेडिंग,
कितना स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उससे, और दूसरा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, राइट। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है कि द अदर, लेट सपोज अदर कमेंटर, अदर वॉचर has been doing well, so why not I, like even I have to make sure that मेरे next वीडियो में फुल मार्क्स आए, ओके। और लेट सपोज इफ यू आर स्कोरिंग 17 और 16 लेट से, तो आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो एक आपको एक बूस्ट मिलता है, ठीक है। हम अभी लेट सपोज 16 या 17 स्कोर कर रहे हैं, हमारे वीक एरियाज क्या है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, असर्शन रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका वीक एरिया उसको आप टारगेट करो, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक सही दिशा दो, ओके। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी रीराइट सब्सक्राइब so that you can subscribe, okay, subscribe करना मत भूलना, and hit the bell icon so that you guys get the notification whenever I come with the next video. And another important thing that you have to download the Talent Bazer app from the Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो टैलेंट बेजर की ऐप। टैलेंट बेजर की ऐप से आपको क्या मिलेगा, यू कैन गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के मिलेंगे, और आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस पहले आपने सोल्यूशन अटेम्प्ट करे, राइट या रॉन्ग बता दिया। आपको एक लूसिड मैनर में, एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दैट इज देयर ऑन द ऐप, सो व्हाट यू हैव टू इज टू डाउनलोड द टैलेंट बेजर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। बहुत सिंपल तरीका है, लिंक मिला होगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ डिफिकल्टी वाला काम नहीं है, राइट। तो अपना कमेंट करना, स्कोर मत भूलना, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब शेयर करना। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक द सेशन। लाइक करोगे तो एक मोटिवेशन मिलती है दैट what I am doing, the effort that I am putting, it's going in the right direction, right?